हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोगों की टेस्ट सीरीज़ चल रही है जिसका एक पार्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देख लें। इसके अलावा कुछ अन्य पार्ट्स भी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जो वीडियोस चल रही हैं ये आपके आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप सीरीज़ में इन्हें देखते चलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल द होप उत्तराखंड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिस ना हों। तो आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की बोली है? तो इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बिहारी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो मगही जो है ये किस भाषा की बोली है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मगही जो आती है ये बिहारी भाषा की बोली है। इसके अलावा बिहारी की अन्य बोलियां कौन कौन सी हैं? एक तो इसमें भोजपुरी आती है और एक इसमें मैथिली आती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 इसमें बोलियां आती हैं, एक है मगही, दूसरी है भोजपुरी और तीसरी है मैथिली। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भोजपुरी या फिर मैथिली या फिर मगही किन राज्यों में बोली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो ये जो बोलियां हैं ये बिहार में बोली जाती हैं और दूसरा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में ये बोली जाती हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। तो ऑप्शंस हैं ब्रज और बघेली, छत्तीसगढ़ी और बांगरू, खड़ी बोली और बुंदेली, कन्नौजी और अवधी। तो यहाँ पर देखिए, ब्रज जो है ये पश्चिमी हिंदी में तो आती है लेकिन बघेली पश्चिमी हिंदी में नहीं आती। ऑप्शन बी जो दिया गया है इसमें एक छत्तीसगढ़ी और दूसरा बांगरू दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ी जो है ये पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है, लेकिन अगर बांगरू की बात की जाए तो ये पश्चिमी हिंदी में आती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया गया है खड़ी बोली और बुंदेली। तो देखिए, खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी में आती है। इसके अलावा बुंदेली जो है ये भी पश्चिमी हिंदी में आती है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी की बात की जाए तो इसमें कन्नौजी और अवधी दिया गया है। तो कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है और अवधी भी पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उ, ख, ग, श और ए, ओ। तो इनमें से जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं वो ख और ग आती हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नवीन वर्ण भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नवीन वर्ण में 2 वर्ण आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक तो होता है ड, जिसके नीचे से ये गोला रहता है, और दूसरा होता है ढ, इसके नीचे भी गोला होगा। तो ये आपके नवीन वर्ण हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जो आपकी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं इनको नवनिर्मित ध्वनि भी कहा जाता है और आगत ध्वनि भी कहा जाता है। तो ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं। तो ये अगर आपसे पूछी जाती हैं तो आपको ये ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पर आपने ऑप्शन देखे होंगे। ऑप्शन आपको नैमित्तिक, निमित्तिक और निमित्तिक दिए गए हैं। तो आपको निमित्तिक जो शब्द है यहाँ पर दिया गया है ये देखना है कि इसको सही कैसे लिखा जाता है। तो इसमें देखिए, निमित्तिक जो है ये इस तरीके से लिखा जाता है, नैमित्तिक। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ई और अ, ई और ए, ई और अ और ई और उ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, व्यर्थ का संधि विच्छेद करना है। तो इसकी जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो ये आपका संधि विच्छेद होता है वी प्लस अर्थ। जब आप इसे इस तरीके से तोड़ते हैं, इसमें से भी आपको निकालना होगा कि संधि इन दोनों के बीच में से होगी, और इस वी में से भी आपको ई निकालना होगा और ये अ आपको यहाँ पर जोड़ देना है। तो ई प्लस अ का जब जोड़ होगा यानी कि इनकी जब संधि होगी तब व्यर्थ शब्द बनेगा। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ई प्लस अ है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए कि इन वर्णों की संधि हुई है तो सबसे पहले उसका संधि विच्छेद कर लीजिए और देख लीजिए कि संधि विच्छेद करने के बाद कौन से वर्ण निकल कर आ रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है वर्णों को ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो देखिए आचार शब्द से पूर्व लगने पर कह रहा है, तो यानी कि आपको पहले आचार कर लेना है और उसके बाद देखना है कि इसका जुल्म क्या होगा। तो अति है, दूर है, अन है और निर है। तो आचार को आपको जुल्म करना है तो आप इसके आगे दूर लगा देंगे तो ये हो जाएगा दुराचार। तब जाकर इसका क्या मतलब निकलेगा? जुल्म इसका मतलब निकल जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ऑप्शन दिए गए हैं निरी, निर, नी या फिर नी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा निर, यानी कि नी और इसमें जो हलंत लगता है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तब जाकर ये निर्वाह होगा। इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है? निरुपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन दिए गए हैं नाक, लंबोदर, घुड़सवार या पोला। तो देखिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि योग रूढ़ शब्द होते क्या हैं। तो योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं लेकिन एक विशेष इनका अर्थ निकल कर आता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर जो लंबोदर है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लंबोदर जो है इसका मतलब स्पेशली ये किसके लिए यूज़ होता है? गणेश भगवान के लिए यूज़ होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लंबोदर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए कर्म, कर्ता, अपादान या करण। तो कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, लेकिन अपादान से होता है। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है? वह घर से बाहर गया है, से यूज हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अपादान। अपादान से होता है इसलिए इसका आंसर अपादान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है लड़का, यमुना, पहाड़ या गाय। तो देखिए लड़का जो है ये जातिवाचक होता है, पहाड़ भी जातिवाचक में आता है और गाय भी जातिवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। लेकिन जो यमुना है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर यमुना हो जाएगी, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या मतलब होता है? जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो लड़का जो है ये एक जाति का बोध कराता है, पहाड़ भी एक जाति का बोध कराता है और गाय भी एक जाति का बोध कराती है। लेकिन यमुना जो है ये किसी का एक पर्टिकुलर नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। तो मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें आपको विशेषण छांटना है। ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि सार्वनामिक या फिर गुणवाचक विशेषण इसमें नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है संख्यावाचक में या फिर परिमाणवाचक में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, संख्या का मतलब होगा एक पर्टिकुलर आपको संख्या दी गई होगी कि 10 लड़के या फिर 12 लड़के या 15 सेब, इस तरीके से, तो संख्यावाचक होगा। लेकिन अगर आपको 1 लीटर दूध, 10 किलो आटा, इस तरीके से कोई चीज़ दी गई है तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और परिमाणवाचक विशेषण इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे चुनिए। ऑप्शन है दया, घटना, बुढ़ापा या जड़ता। तो इसमें दया, घटना और जड़ता जो है ये स्त्रीलिंग है, लेकिन बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं है दिया गया है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं दंत, दाड़िम, रदन और दशम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। दंत का मतलब तो दांत ही होता है, तो ये तो सही रहेगा। दाड़िम का अगर हम मतलब देखें तो दाड़िम का मतलब होता है अनार, और रदन का मतलब भी दांत होता है और दशन का मतलब भी दांत होता है। तो इसका मतलब ये तीनों तो दांत के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो दाड़िम है ये दांत का पर्यायवाची नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दाड़िम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में जो जोड़ा विपरीतार्थ नहीं है उसे चुने। तो सरल का कठिन होता है, गुरु का लघु दिया हुआ है, धर्म का अधम दिया हुआ है और आय का व्यय दिया हुआ है।
तो सरल का कठिन होता है, ये सही है। गुरु का लघु होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन धर्म का अधर्म होगा, अधम इन्होंने दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आय का भी व्यय होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। धर्म का अधर्म होता है, अधम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है परकीय, बांझ, कुलटा या परित्यक्ता। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परकीय किसे कहा जाता है। परकीय की अगर बात की जाए तो वो उस स्त्री को कहा जाता है जिसने अपने पति की उपेक्षा कर अन्य किसी पुरुष के साथ प्रेम संबंध बना लिया हो, उसे परकीय कहा जाता है। बांझ उस स्त्री को कहा जाता है जिसकी कोई संतान नहीं हो रही होती है। कुलटा की बात की जाए तो कुलटा उस स्त्री को कहा जाता है जिसका आचरण सही नहीं होता है, यानी कि बुरे आचरण वाली स्त्री को कुलटा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परित्यक्तता, यानी कि परित्यक्ता उसे कहा जाता है जिस स्त्री को उसके पति ने त्याग दिया हो। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो अर्धविराम चिन्ह आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो चिन्ह यहाँ पर दिया गया है उन्हें हम देख लेते हैं। तो जो ए ऑप्शन आपको दिया गया है ये विराम चिन्ह है, इस तरीके का हिंदी में विराम चिन्ह लगता है। ऑप्शन बी जो है ये अल्प विराम है। ऑप्शन सी की बात की जाए तो ये अर्धविराम होता है, तो इसलिए आपको ये विराम चिन्ह भी ध्यान रखने हैं। ऑप्शन सी अर्धविराम होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। डी की अगर बात की जाए तो ये हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, ये फुल स्टॉप होता है जो इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये तो कहीं से भी सही नहीं हो सकता। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा और अर्धविराम इस तरीके से लगाया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? इनमें आपको क्या ढूंढना है? वाक्य ढूंढना है कि कौन सा वाक्य है। तो ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य होते क्या हैं। तो अगर इस वाक्य की बात की जाए तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें लिखा गया है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि दो वाक्य जुड़ रहे हैं, लेकिन जो दूसरा वाक्य है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? पहले वाक्य के ऊपर, कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना होगा। सीधे सीधे पढ़ के ही पता चल रहा है, हम सीधे ये नहीं बोल सकते कि जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना होगा, उसके पहले हमें ये लगाना ज़रूरी है कि वह कौन सा व्यक्ति है। तो क्योंकि पहला वाला जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो तोड़ती पत्थर कैसी कविता है आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें आपको दिए गए हैं उपदेशात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी या व्यंग्यपरक। तो जो तोड़ती पत्थर है ये यथार्थवादी कविता है और ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये यथार्थवादी कविता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता है तोड़ती पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर द्वारा दूसरे डॉक्टर को लिखित औपचारिक पत्र में कैसे संबोधन का प्रयोग किया जाएगा? यानी कि एक डॉक्टर जब दूसरे डॉक्टर को एक औपचारिक पत्र लिखता है तो वहां पर वो संबोधन क्या करेगा? ऑप्शन है मिस्टर या फिर मिस, प्रिय, डॉक्टर या महोदय या महोदया। तो देखिए मिस्टर या मिस वो नहीं यूज़ करेंगे, प्रिय भी वो नहीं यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, महोदय या फिर महोदया वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है व्यवसाय, शिक्षा, पशुपालन या कृषि। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन है वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में या हड़प्पा संस्कृति में। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन दिए गए हैं नागदर्शक, उदयन, अजातशत्रु या बिंबिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु ने पहले अपने पिता की हत्या कर दी थी शासन के लिए और बाद में वो अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संघि सभा आयोजित की गई थी?
तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं राजगृह, नालंदा, बोधगया और गया। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो बौद्ध संगीतियाँ थी या फिर बौद्ध सभाएं थी, उनकी संख्या भी आपसे कभी कभी पूछी जाती है। ये हुई थी चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। तो ये आपसे प्रथम बौद्ध संगीति पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं हैरी स्मिथ, जॉन टावर, जेम्स प्रिंसेप या फिर चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने जो है सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था और ये इसने पढ़े थे 1837 में। इसके अलावा अगर अशोक के शिलालेखों की खोज आपसे पूछी जाती है तो ये की गई थी पादरेटी फैंथलर के द्वारा और ये 1750 में खोजे गए थे। तो इतना आपको इनके बारे में कम से कम पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के वर्तमान नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन है भगत सिंह कोश्यारी, विजय रूपाणी, आनंदीबेन पटेल और भूपेंद्र पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूपेंद्र पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ऑप्शन है चोल, पांडे, कदम्ब या फिर चेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ऑप्शन है कुषाण, मौर्य, पाल या गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना ये करवाई गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो कुमार गुप्त के द्वारा ये करवाई गई थी और गुप्त वंश से रिलेटेड है। और कुमार गुप्त किसका उत्तराधिकारी था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ऑप्शन है मेगास्थनीज, वेनसांग, फाहान या इत्सिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था ये भी आपको पता होना चाहिए। मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? ऑप्शन है शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब या जहांगीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हुमायूं। हुमायूं ने जो है अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? ऑप्शन आपको दिए गए हैं प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवॉश का युद्ध या फिर वेदरा का युद्ध। तो देखिए, डचों का भारत में अंतिम रूप से जो पतन हुआ था वो 1759 में वेदरा के युद्ध से हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वेदरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो देखिए, तात्या टोपे का मूल नाम आपसे पूछा जा रहा है नाना साहेब, बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम है? तात्या टोपे का। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1885 वर्ष प्रसिद्ध है। बक्सर के युद्ध के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण या प्लासी के युद्ध के कारण? तो देखिए, 1885 काफ़ी फेमस है। इस टाइम पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके कारण ये जो वर्ष है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाएं तो वो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये भी आपको याद रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। इसके अलावा ये जो एग्जैक्ट इसकी डेट है ये है 28 दिसंबर 1885। इस दिन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ये जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा। इसके अलावा बंबई में इसका पहला अधिवेशन किया गया था और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये आपको कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पता होना चाहिए। और उस टाइम पर वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड डफरिन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, उस टाइम पर यहाँ पर वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था।
कब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था और बंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और A.O. ह्यूम के द्वारा जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन हुआ था 1904 में, 1903 में, 1906 में या 1905 में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1905 में। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बंगाल के विभाजन के समय यानी कि 1905 में यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कर्जन के टाइम पे हुआ था, यानी कि लॉर्ड कर्जन उस टाइम पर यहाँ पर क्या था? गवर्नर जनरल था 1905 में। और जो फिक्स डेट है बंगाल विभाजन की वो है 19 जुलाई 1905 को उसने जो है एक घोषणा की थी। उस घोषणा में ये लिखा गया था कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा, जिसको कि निर्णय की घोषणा कहा गया था और ये की गई थी शिमला में। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बंगाल विभाजन जो है ये लागू कब से हुआ था, तो ये लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। इतना आपको पता होना चाहिए, 16 अक्टूबर 1905। तो ये डेट्स कुछ हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ऑप्शन है क्रिप्स योजना, बेवेल योजना, माउंटबेटन योजना या चेम्सफोर्ड योजना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। और माउंटबेटन योजना जो है ये 3 जून 1947 को घोषित की गई थी, जिसमें कि भारत का विभाजन शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से अलास्का को 50वां संघ राज्य बनाने के लिए खरीदा था? ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या कनाडा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन है पंजाब से, तत्कालीन मध्य भारत से, मुंबई प्रेसिडेंसी से या पश्चिम बंगाल से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल से। लेकिन स्वतंत्रता पूर्व ये पश्चिम बंगाल से निर्वाचित थे, लेकिन जब स्वतंत्र हो गया था भारत उसके बाद ये बॉम्बे से निर्वाचित किए गए थे, बॉम्बे से इन्हें निर्वाचन मिला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए ऑप्शन आपको यहाँ पे मुंबई प्रेसिडेंसी दिया हुआ है और पश्चिम बंगाल भी दिया हुआ है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। स्वतंत्रता पूर्व पश्चिम बंगाल से थे, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद क्या थे? मुंबई या बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इनको निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ, आयरलैंड, अमेरिका या फ्रांस? तो इसका सही आंसर है पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई 8वें संशोधन द्वारा, प्रथम संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 9वें संशोधन द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रथम संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची परिवर्तित की गई थी वो प्रथम संशोधन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 2? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 1। और अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और दूसरा पॉइंट लिखा है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अनुच्छेद आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जाती है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, उच्च न्यायालय या संसद के किसी भी सदन में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया? ऑप्शन है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं? डिप्टी कमिश्नर, सरपंच, खंड विकास पदाधिकारी या म्युनिसिपल कमिश्नर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि खंड विकास अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है R.C.V. राव, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर गॉडविल या VKR-वी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। ये ऑप्शन ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक थे? तो MS स्वामीनाथन, प्रकाश सिंह कैरो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ऑप्शन है रूस के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से या USA के सहयोग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ होता है? ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, प्रकाशन विभाग द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ऑप्शन है मृदंगम, वीणा, तबला या बांसुरी। तो इसका सही आंसर है तबला। ये आप सबको ही पता होगा कि जाकिर हुसैन जो है ये तबला बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था? तो ऑप्शन है शांति, रामायण, बुनियाद या हम लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हम लोग। हम लोग जो है दूरदर्शन द्वारा सबसे पहले एक धारावाहिक चलाया गया था, तो ये आपको लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? ऑप्शन है द बॉल, जेमी, मिस्टर रियालबुल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा द बॉल यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड आई खेल शताब्दावली संबंधित है? तीरंदाजी से, हॉकी से, क्रिकेट से या बिलियर्ड से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना राजपथ किसे कहते हैं? फ्रेजर को, ईमेल को, इंटरनेट को या सेल्यूलर फोन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरनेट को। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इंटरनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है टिमोथी बिल, रे टॉमलिंसन, बिल गेट्स या लिंकन गॉलिट्सबर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन को। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAD का तात्पर्य है? ऑप्शंस दिए गए हैं कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कॉम्पैक्ट एडिट डिजाइन या कंप्यूटर एडिट डिजाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कॉम्पैक्ट एडिट डिजाइन। CAD का तात्पर्य क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट एडिट डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एवरेज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 मई, 27 मई, 1 जून या 28 मई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौतों को मंजूरी दी? ऑप्शन है चीन, रूस, जापान या नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात से महाराष्ट्र क्षेत्र को प्रभावित करने वाले 2021 में आए तूफान का क्या नाम था? ऑप्शन है यास, अम्फान, चक्रवात या तोकते। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि तोकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर शिव की सहारक के रूप में एक मूर्ति प्राप्त हुई जो धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है? ऑप्शन है वैजनाथ, लाखामंडल, जागेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाखामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह दामी की 2 प्रथाओं तत्सम व दामोला किस प्रजाति में देखने को मिलती है? ऑप्शन है भोटिया, बोक्सा, राजी या थारू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोटिया प्रजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्राचीन नाम राजगढ़ी था? नानकमता, बड़कोट, चौनसार या मुंसारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बड़कोट। बड़कोट का पुराना नाम क्या था? राजगढ़ी था। लाता खरक बुग्याल अवस्थित है? ऑप्शन है चमोली, नैनीताल, टिहरी या रुद्रप्रयाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़ रैबार समाचार पत्र 1973 में उत्तरकाशी जिले में किसने संपादित किया था? ऑप्शन है मृणाल पांडे, पीताम्बर जोशी, सुरेंद्र भट्ट या कृष्णा सोबती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुरेंद्र भट्ट के द्वारा गढ़ रैबार समाचार पत्र 1973 में उत्तरकाशी जिले से संपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी परिमार्जक नेगी का संबंध किस जनपद से है? ऑप्शन है देहरादून, चमोली, उधम सिंह नगर या हरिद्वार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चमोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सीमांकन के आधार पर राज्य का आंतरिक जनपद है? ऑप्शन है पौड़ी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपनाम जंगली है, जिन्हें 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है जगत सिंह चौधरी, जीत सिंह नेगी, सुदामा प्रसाद प्रेमी या चंडी प्रसाद भट्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जगत सिंह चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित सूरदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति में, कल्हण की राजतरंगिणी में, पांडुकेशर ताम्रपात्र में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पांडुकेशर ताम्रपात्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की वह कौन था। भारती चंद, भीष्म चंद, रुद्रचंद या कल्याण चंद। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको पता होगा कि वो जो शासक था जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी वो था भारती चंद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ऑप्शन है घनानंद, अजातशत्रु, उदयन या अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन है सुबध, आनंद, सारिपुत्र या मोगलान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुबध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है। तो ऑप्शन है बिहार, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहता एवं रहता शब्दावली का संबंध किस प्रशासन से था। ऑप्शन है कत्यूरी, पंवार, गोरखा या चंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोरखा से। और बहता और रहता है क्या चीज़, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वधु मूल्य चुकाने की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है। ऑप्शन है बोक्सा, भोटिया, राजी या थारू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजी जनजाति में। वधु मूल्य चुकाने की प्रथा किस में प्रचलित है, वो राजी जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में नागबट्टी क्या है। ऑप्शन है एक प्रकार का व्यंजन, एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का उत्सव या एक प्रकार का खेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एक प्रकार का खेल। बागपट्टी जो है ये एक प्रकार का खेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवीधुरा चंपावत में पहला शिल्पकार सभा अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन है 1930 में, 1932 में, 1935 में या 1928 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1928 में पहला शिल्पकार सभा अधिवेशन हुआ था, जो कि देवीधुरा चंपावत में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघ मेला किस जनपद में लगता है। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था माघ मेला का, ये आज यहाँ पर रिपीट हो चुका है। ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग या हरिद्वार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालम रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, नैनीताल में या चमोली में। तो सालम रंग महोत्सव जो है ये अल्मोड़ा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1979 में, 1983 में, 1976 में या 1988 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1983 में। लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल की स्थापना 1983 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर की स्थापना 1972 में मदन शर्मा जी ने की थी। ऑप्शन है कामाख्या मंदिर, पिनाकेश्वर मंदिर, केदारजू मंदिर या असुरचूला मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कामाख्या मंदिर। इसकी स्थापना 1972 में मदन शर्मा जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मगंगा व बालगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन है मंदाकिनी, रामगंगा, अलकनंदा या भीलांगना। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है, आपको आता होगा कि धर्मगंगा और बालगंगा जो है ये भीलांगना की सहायक नदियां हैं। कफनी बुग्याल स्थित है। ऑप्शन है बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा में। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि कफनी बुग्याल जो है ये बागेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया था। गोविंद बल्लभ पंत, पीसी जोशी, शोभन सिंह जीना या भवानी सिंह रावत के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीसी जोशी के द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव वीरेंद्र संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन श्रीनगर, टिहरी, हरिद्वार या देहरादून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून में। राव वीरेंद्र संग्रहालय जो है ये देहरादून में स्थित है। निम्न में से किस दर्रे से भोटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता था। तो नहीं दिया गया है, ये ध्यान देना है।
ऑप्शन है नीति, लिपुलेख, श्रृंगकंठ या माना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंगकंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनकुन खाल दर्रा किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या चमोली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चमोली में। कुनकुन खाल दर्रा जो है चमोली में स्थित है। ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है वीरेंद्र रावत, जीत सिंह नेगी, गोविंद लाल शाह या सच्चिदानंद भारती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वीरेंद्र रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तुग्यल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ऑप्शन है हाथ, सिर, कान या फिर पैर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कान। तुग्यल जो है ये कान में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य को कुमाऊं में छोड़ा नृत्य कहा जाता है? छाछरी नृत्य को, बुढ़ियात नृत्य को, चौफला नृत्य को या तांदी नृत्य को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांचरी नृत्य को जो है कुमाऊं में छोड़ा नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्राचीन नाम पुनाड था? ऑप्शन है चंपावत, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या टिहरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग को प्राचीन टाइम में क्या कहा जाता था? पुनाड कहा जाता था। ये काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने आपको जिला सीरीज़ में करवाए हैं और ये रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपने जिला सीरीज़ देखी है तो आपको इनके आंसर करने काफ़ी ईजी होंगे। डिटेल में अगर इनके बारे में जानना है तो आप मेरी जिला सीरीज़ वाली क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर मैंने जिला सीरीज़ पर्टिकुलर पढ़ाई हुई हैं और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी करी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भैरव छाप शिला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ऊखीमठ, कालीमठ, केदारनाथ या बद्रीनाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केदारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज की नाव कभी कभार कृति के रचयिता हैं? ऑप्शन दिए गए हैं शैलेश मटियानी, राहुल सांस्कृत्यायन, मनोहर श्याम जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैलेश मटियानी। कागज की नाव कभी कभार जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? शैलेश मटियानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपने बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे? मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, शेखर जोशी या पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ये अपने बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं भी लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मकपाली नामक स्थान जहां पितरों को पिंड अर्पित किया जाता है निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ या मदमहेश्वर नाथ। इसका सही आंसर है बद्रीनाथ में। ब्रह्मकपाली नामक स्थान जो है यहाँ पर पितरों का पिंड अर्पित किया जाता है, ये बद्रीनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड के पर्यावरणीय पक्ष को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर SP सती, रवि चोपड़ा, सच्चिदानंद भारती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रवि चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में चमोली जनपद के गौचर शहर को स्वच्छता का प्रथम स्थान किस श्रेणी में मिला था? ऑप्शन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छता सेवाएं, नमामि गंगे शहर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नमामि गंगे शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति के नाम के आगे पंडित उपाधि अलंकृत है? दरबान सिंह, गब्बर सिंह, माधो सिंह भंडारी या नैन सिंह रावत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंडित नैन सिंह रावत। नैन सिंह रावत के नाम के आगे जो है एक उपाधि लगाई गई है जिसे कहते हैं पंडित। तो ये आपको याद रखना है। किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्यक्ष समूह और निगरानी दल का गठन किया गया है? ऑप्शन है यमुना नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी या कृष्णा नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यमुना नदी। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, परागणकर्ता पार्क किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। तो आज की सीरीज़ मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये जो सीरीज़ चल रही हैं आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी, आपके आगामी एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रखता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है इन सीरीज़ को समझने में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।